हेलो एवरीवन, मैं वैभव शर्मा फिर से एक बार स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर डाउट में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हमने लास्ट जो वीडियो है जो आपने देखी होगी, प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी होगी, उसमें हमने इस चैप्टर के जो सेल वॉल का कॉन्सेप्ट है कि सेल वॉल होता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे चलेंगे, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियस है क्या, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए, सेल वॉल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं आती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में 3 ही हमारे पास कंपोनेंट हैं, जिसमें सबसे पहला हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा आज हम डिस्कस करेंगे और तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को कहा जाता है क्या, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वी नो दैट कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग होती है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसको कंट्रोल करता है कौन, हमारा ब्रेन। तो ब्रेन हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक ऐसे ही हमारी सेल्स की एक्टिविटी के सेल को कब कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, कब उसे डिवाइड होना है, कब उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, कब उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये सारा का सारा पूरा जो एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, ये कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, कब, 1831 के अंदर। अब ध्यान रखना कि जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेल एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, पहले कलर, मतलब उसको हम आप कह सकते हैं कि स्टेन करते हैं। किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है, हर पर्टिकुलर पार्ट के लिए पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जब हम सेल को क्या करते थे, स्टेन करते थे, तो उसके लिए सैफरन इंक का यूज करते थे। यहां पर न्यूक्लियस को अगर हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो इसके लिए हम जो स्टेन यूज करते हैं वो है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू यहाँ पर न्यूक्लियस क्या करता है, मिथाइलिन ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमें माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली दिखाई देने लगता है। तो न्यूक्लियस जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो देखने पे उसकी स्ट्रक्चर कुछ आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। आप कह सकते हैं कि सेल का ऐसा कंपोनेंट, पहला ऐसा कंपोनेंट जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, तो इसकी जो डबल मेम्ब्रेन होती है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो इसकी दोनों मेम्ब्रेन होती हैं, ये कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं कि ये बीच बीच में ऐसी क्या होती है, ब्रेक होती है और वहां पर पोर्स डेवलप करती है। तो इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे वो न्यूक्लियस चारों तरफ से क्या होता है, सराउंड होता है, न्यूक्लियर मटेरियल जिसके चारों तरफ से सराउंड होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर पोर, उन पोर में जो बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के बीच बीच में कहां पे सेल वॉल, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें बीच बीच में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये आपकी क्या करती है, सराउंड करती है किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, इसके अलावा जो पोर्स है, पोर्स का फंक्शन क्या है, पोर्स एक मोड ऑफ, मतलब एक पाथवे प्रोवाइड कराते हैं, जिससे न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल बाहर जाता है या न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल एंटर करता है वो सारा का सारा मटेरियल इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या करेगा, फ्लो करता है। तो ये क्या करता है, एक पाथवे प्रोवाइड कराता है। अब न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको सेंटर में एक डेंस राउंड बॉडी, स्फेरिकल बॉडी दिखाई दे रही होगी, जिसको कहा जाता है क्या, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है वो एक डेंस बॉडी होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए फिल्ड होता है। आपको पता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं एक्सेप्ट किसके, बैक्टीरिया के, तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए जो है ये क्या करता है, बेसिकली डीएनए से मिलके क्रोमोसोम बनते हैं, तो क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल प्लांट या एनिमल या माइक्रोब्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है और उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जनरली आपको समझना क्या था, न्यूक्लियस के अंदर
रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको न्यूक्लियोलस के अंदर कुछ एक्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो वो एक्स नहीं है, एक्चुअल में वो कैसे होती है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ये कब होती है, जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब भी सेल डिवीजन होता है तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो क्रोमोसोम है ये अपने आप को अरेंज करता है इन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इसीलिए, लेकिन अदरवाइज सेल डिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो ये जो क्रोमोसोम है ये अपने आप को डीकंडेंस कर लेता है और एक एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की फॉर्म में पाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमेटिन। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, और जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वो जो क्रोमोसोम है दैट आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, तो ये कुछ आपको डिफरेंस पता लग जाएंगे किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है, न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस के अंदर जो सराउंडिंग में जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसे कहा जाता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वो कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम कैरी करता है। क्रोमोसोम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज डीएनए एंड सेकंड इज प्रोटीन। और जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, जो क्रोमोसोम है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन इसके चारों तरफ क्या होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो डीएनए है वो अपने आप को रैप करता है और जिससे क्या बनाता है, क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर बनकर तैयार होती है। एंड डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका जो डेटा हमें मिला था वो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो डीएनए होता है वो अपने आप को डबल हेलिकल फॉर्म में, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि डीएनए की एक डबल हेलिकल फॉर्म है, तो इसकी फॉर्म्स के बारे में, कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में जब आप 11th या 12th के मेडिकल लाइन में जाते हैं तो वहां पर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल देखने को मिलती है। क्लियर। इसके बाद अब न्यूक्लियस के बारे में पता लगा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और न्यूक्लियस का फंक्शन भी हमें पता है कि सेल के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज है, जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी और नॉन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, उनको कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में सेल को कब डिवाइड करना है, कब डिवाइड नहीं करना है। नॉन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगी, है ना, ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। और डीएनए के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है किसी सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोटीन सोर्स, मतलब प्रोटीन बनाने का जो सोर्स है वो कौन है, डीएनए है। तो डीएनए किसी भी सर्टेन फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सो दिस ऑल अबाउट द डीएनए, मतलब दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी आपको बता दिया। लेकिन इसी नेचर ऑफ न्यूक्लियस के बिहाफ पर हमने ऑर्गेनिज्म की दो कैटेगरी के बारे में पढ़ा, या ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 इज यूकैरियोट्स। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास, देखिए प्रोकैरियोट्स में प्रो का मतलब क्या है, प्रो मींस प्रिमिटिव, मतलब पुराने टाइप का, एंड कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस पुराने टाइप का, पुराने टाइप से मेरा मतलब है कि न्यूक्लियस के बाहर जो क्या होती है, वेल डेवलप्ड सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जिससे न्यूक्लियस का सारा कंटेंट साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मिक्स होता है। तो इस टाइप के सेल को जहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियर कंटेंट मिक्स विद द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहते हैं और इन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोट, यू का मतलब यहाँ पे ट्रू है, एडवांस है, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब इन ऑर्गेनिजम्स की सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर कंटेंट को सराउंडिंग के कंटेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है।
तो ये चीज आपको समझनी है कि न्यूक्लियस जो है वो आपका जनरली न्यूक्लियस के बिहाफ पर, नेचर ऑफ न्यूक्लियस के बिहाफ पर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर आपको एक टेबल में शो हो रही होगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, यूकैरियोट आपके कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट हो गए जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो नॉट प्रेजेंट, मतलब ये भी एब्सेंस है क्योंकि पुराने टाइप का है। तो पुराने टाइप के ऑर्गेनेल्स में बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन यूकैरियोट में देखेंगे तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, आपके वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में एब्सेंस, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। फिर प्रोकैरियोट्स साइज में छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स साइज में बड़े होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में मोर देन वन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये चार जो आपको टेबल में दिखाई दे रहे हैं, यही डिफरेंसेस आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है क्या, अबाउट दी ये सारा होगा किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो तीसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। देखिए एक इक्वेशन टाइप से समझेंगे, साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कि साइटोप्लाज्म जो है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है क्या साइटोसोल, एक होता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़ाई है कि सेल के वो कंपोनेंट जो सेल के लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। तो जब ये सेल ऑर्गेनेल्स साइटोसोल के अंदर डूबे हुए होते हैं तो इसी के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो विदाउट दीज सेल ऑर्गेनेल्स इट इज ओनली साइटोसोल, एंड साइटोसोल इज फ्लूइड मटेरियल। इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा इसमें वाटर होता है लगभग 90%। फिर उसके बाद इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन ये सब होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें स्मॉलर फ्रैक्शन में होती हैं। मेजर क्वांटिटी किसकी है, फ्लूइड लिक्विड की, मतलब वाटर की। तो क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा है इसीलिए ये कैसा होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका मतलब कि जो आपका साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और एम्बेडेड होकर जैसे जैसे ये साइटोसोल क्या करता है, मूव करता है, फ्लो करता है, वैसे वैसे जो सेल ऑर्गेनेल का कंटेंट है और सेल ऑर्गेनेल्स भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, और बॉडी में जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसे ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपके हैं ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, फिर हमने बात की थी किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और ये हमने लास्ट खत्म किया किसका, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल हो गया कि ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर सेल में पाई जाती है। तो इससे पहले ध्यान रखना, यहां तक इस वीडियो में आप यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये करने से पहले, अभी न्यूक्लियस के बारे में समझने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा कि आपको इसका 2 पार्ट ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। तो आप पहले उन 2 पार्ट्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देन आपको ये पार्ट समझना है, देन आपको क्या होगी, चीजें बहुत सारी इमेजेस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।